जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत प्रगतिशील राजनीति को लेकर चर्चाएं करते हैं। चूंकि 2022 का आगाज़ हो चुका है, चुनावी आगाज़ का, तो इसी कड़ी में आज मुलाकात कराते हैं बनारस सर उत्तरी के लिए अपना दावा कर रहे हैं बनारस वाले मिश्रा जी, जो कि हरीश मिश्रा हैं और यहाँ बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से विख्यात हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, अपनी बेबाक बोल के वजह से जाने जाते हैं। तो मिश्रा जी से मुलाकात कराते हैं। बनारस वाले मिश्रा जी जो हैं, जो दावा कर रहे हैं कि 2022 में सर उत्तरी से यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मिश्रा जी, आपका स्वागत है आईपा में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगर बात की जाए तो आईपा जो जिस मंच के अंतर्गत हम आपसे वार्ता करने जा रहे हैं, इस मंच के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रगतिशील विचारधारा को लेकर के आप लोगों ने जो मंच बनाया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। और बनारस में खास तौर में भारतीय जनता पार्टी के राज में आपका यह मंच हम जैसे सामाजिक लोगों के लिए एक मजबूत मंच साबित हो रहा है और एक विश्वास जग रहा है कि हमारे साथ भी कुछ ऐसी सामाजिक ताकतें हैं कि जब हम अपनी सस्ती रोटी और सस्ती ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जब हम लोगों के आवाज़ को दरकिनार करती है तो आईपा जैसी मंच बाहर निकल करके आती है और हम लोगों की आवाज़ को अपनी ताकत देती है, अपनी धार देती है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आई सर। चुनाव नज़दीक है, आगाज़ हो चुका है, तो अगर बात की जाए तो भावनात्मक मुद्दे बहुत तेज़ी से पनपते हैं वोट पाने के लिए। तो ये जो मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दों पे वोट करना चाहिए या भावनात्मक मुद्दों के साथ भाव में बह के वोट करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, भावनात्मक माहौल तो नहीं होना चाहिए और भावनात्मक माहौल तो हम लोगों ने 70 साल से देखा ही। सन 2014 से अभी तक हम लोग भावनात्मक जाति, बिरादरी, मजहब, धर्म पर जो न की लड़ाई लड़ते हुए हम लोगों ने देखा कि क्या स्थिति हो गई। स्थिति ये हो गई कि सरकार अनियंत्रित रूप से आवारों की तरह काम करना शुरू कर दी, जनवादी ताकतों का दमन करना शुरू कर दी, लोगों को जेलों में ढकेलना शुरू कर दी, लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा होने लगा। अपराध क्या था शैलेंद्र जी? अपराध यही था ना। आपके मंच से कुछ भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित साथी भी सुन रहे होंगे हमारी बात को। मैं एक बात कहना, क्या अपराध है बनारस वाले मिश्रा जी की? 400 का सिलेंडर 1000 में मिलने लगा और हमने कहा कि नहीं, हमको 400 का सिलेंडर दे दो, ये अपराध है। जब बहन बेटियों का बलात्कार होकर के उनके लाशों को आधी रात को जलाने दिया जाने लगा, मैंने कहा कि नहीं, पुलिस को कवर में रखना चाहिए, सरकार को बहन बेटियों की इज्जत और आबरू रखनी चाहिए। ये अपराध है। हमको गालियां देते हैं, हमको जेल भेजने का काम करते हैं। मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथियों, आप अपने दल का सपोर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर सबको वो है, लेकिन जनवादी मुद्दों को दमन कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपके भी घरों में आग लगेगी, आपके ऊपर भी ये तमाशा होगा। 100 रुपया का पेट्रोल बढ़ा, क्या भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में और पार्टी में क्या गरीब गुरबे लोगों ने वोट नहीं दिया था? शैलेंद्र जी, दिया था। उनके घरों के बारे में आप क्यों नहीं सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और उनके सरकार के लोग। 110 रुपया का पेट्रोल था, घर में खाने का पैसा नहीं हुआ करता था, लेकिन लोग पेट्रोल बढ़ा करके नौकरियों पर जाते थे, क्योंकि अगले महीने का खर्च कैसे चलेगा, इसलिए महीना ख़त्म होता था, बराबर होता था, कर्ज ऊपर से चल गया। खाद्य पदार्थ का कोई भी एक दाम जो है सस्ता नहीं हुआ, महंगा हो गया, 3 गुना 4 गुना हो गया। आप उठाकर देखिए, बिजली का बिल 9 रुपया 70 पैसा हो गया, 10 रुपये के लगभग हो गया। योगी सरकार से हम लोग लड़ते रह गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमको गाली देते हैं, उनके नेता हमको जो है जेल भिजवाते हैं। हमारा क्या अपराध है? हम उत्तरी विधानसभा में सिर्फ एक सवाल पर लेकर के आए हैं लड़ने। कोई राजनीतिक भावना नहीं, कोई दल का लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा हूँ। मैं लड़ रहा हूँ, अकेले लड़ रहा हूँ और इस बात को कहना चाहता हूँ कि भारत बनाम भाजपा की लड़ाई होने जा रही है बनारस के अंदर। एक तरफ भाजपा का पूरा खेमा, दूसरी तरफ भारत की जनवादी ताकतें और विचारधारा। जो लोग भारत के साथ होंगे वो मेरे साथ चलेंगे। एक सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे, चूँकि यहाँ पे प्रधानमंत्री का गढ़ है, प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद भी हैं नरेंद्र मोदी जी, और अगर बात की जाए तो 8 की 8 विधानसभा जो है ये भगवा मैं हो चुकी थी, एनडीए के सब यहाँ पे कैंडिडेट जीते हुए थे। तो जो आप चुनाव लड़ेंगे वो अपने प्रतिद्वंदी से चुनाव लड़ेंगे या प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ेंगे? यहाँ पे चूँकि प्रधानमंत्री स्वतः जो है अंतिम चरण में चुनाव होगा यहाँ पे, तो वो खुद ही प्रचार करेंगे, पूरी एनडीए जो टीम जो है वो पूरी लगेगी। तो आप कैंडिडेट से चुनाव लड़ेंगे या प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बात आपने बड़ा एकदम गंभीर पूछा है। और बनारस के अंदर एक अपना एक मिजाज होता है, बनारस का अपना एक तेवर होता है। बनारसी कभी भी किसी को भी बहुत बड़ा ताकतवर नहीं समझता है। बनारसी अपने सवाल के साथ लड़ता है। निश्चित रूप से मेरा किसी कैंडिडेट से लड़ाई नहीं है, मेरा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे सांसद हैं उनके काले विचारधारा के खिलाफ है। आज हम सस्ती रोटी और सस्ती ज़िंदगी को लेकर के लड़ रहे हैं।
आज वो मंदिर और मस्जिद को लेके लड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हमको हमारी ज़िंदगी दे दो। हमारा अपराध ये है तो पूरी तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम हमारे खिलाफ अभी से मेरे ऊपर नकेल कसना शुरू कर दिए हैं। इसी के लोग मैं जब जनसंपर्क कर रहा हूं तो मेरे पीछे लगाए जा रहे हैं। छोटे छोटे मुद्दे पर मेरे ऊपर FIR करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को हमसे डर है, यानी बनारस वाले मिश्रा जी से डर है। और बनारस वाले मिश्रा जी से डर होने का मतलब कि उनको बनारस से डर है, क्योंकि मैं अपने बनारस और बनारसियत के सवाल पर लड़ता आया हूँ आज तक। मैं यही ना कह रहा हूँ कि कोरोना काल के बाद जिस तरीके से जबर या पैसा प्राइवेट स्कूलों ने लूटा, हमारा कोई ऐसा कैंडिडेट, कोई ऐसा नेता, दल का नेता जो जा करके सरकार से कहे कि बनारस से पैसा जबरिया मत लूटो। हम वेंटिलेटर, ऑक्सीजन के लिए लड़ते रह गए, मुकदमे कराए गए। मैं यही कहता रह गया कि बनारस को ऑक्सीजन के अभाव में तड़पते हुए मत देखो। मैं गंगा को दोबारा उसके लहरों में बहती हुई हजारों लाशें नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। एक नेता बनारस का ऐसा चाहिए जो अपने सरकार से आंख में आंख डाल करके इस बात को कह सके कि बनारस तड़पता हुआ शहर है, बनारस रोता हुआ शहर है। मंदिर मिला है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन विद्यालय और सस्ती जिंदगी की भी ज़रूरत इन बनारसियों को है, इसलिए हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 5 साल तक पूरे उत्तरी विधानसभा का जो भी दल का कैंडिडेट होगा उसको खड़ा करा लीजिएगा, पूछिएगा कि योगी सरकार की क्रूरता और भारतीय जनता पार्टी के लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन ऐसा चेहरा था जो 5 साल तक लगातार बनारस के सड़कों पर लड़ा। और एक तरफ मेरा इतिहास ज़रूर देखिएगा, 1 कदम 1 इंच भी अगर मैं पीछे पाया जाऊंगा तो उत्तरी विधानसभा के सम्मानित नागरिकों से मैं कहना चाहता हूं कि रहम का वोट बनारस वाले मिश्रा जी को नहीं चाहिए, मेहनत और संघर्ष का वोट चाहिए। अगर मैं उन सारे प्रत्याशियों से आगे हूँ तो मुझे एक बार बुलंद आवाज़ के लिए सदन में जाने का मौका मिलना चाहिए। मैं सड़क पर लड़ा हूँ शैलेंद्र जी, सदन में भी लड़ूंगा और बनारस और बनारसियत के लिए लड़ूंगा, यही सवाल। लोकतंत्र की बातें अगर की जाए, जैसे सभी लोग लोकतंत्र की बातें करते हैं, हर एक पार्टियां लोकतंत्र की बातें जो करती हैं, कितना आप देखते हैं लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, कितना आपको नज़र आता है इसमें? नहीं, पूरी तरीके से लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र तो कैद हो चुका है, लोकतंत्र मर चुका है, लोकतंत्र का कोई मर्यादा ही नहीं भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा है। शैलेंद्र जी, आप नरेंद्र मोदी जी को देखिए, नरेंद्र मोदी जी को अपने ही देश में खतरा हो गया। पंजाब को विलेन बनाने के लिए अपने ही देश के एक राज्य को विलेन बना देंगे। हम आपकी विचारधारा से सहमत नहीं रखते, हम आपकी विचारधाराओं पर ये कहते हैं कि नहीं जनता का पक्ष है। आप हमको विलेन और गुंडा और आतंकवादी और पाकिस्तानी कहते हो, ये कहाँ से लाते हो? इतना निर्ममता, इतना निर्लज्जता कहाँ से लाते हो? हमारे योगी बाबा हैं, हम लोगों को 5 किलो राशन दे करके, लाइनों में लगवा करके और 75 रुपया का झोला दे करके एहसास कराया कि तुम जीने खाने के लायक नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी और योगी बाबा के 5 किलो राशन पर हो। कितना जलील करोगे योगी बाबा, और कौन सा मुख्यमंत्री बनना चाहते हो? आप मुद्दों पर फेल हो गए। और ये जो इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं रोक लगाई रैलियों पर, तो आपको हम बता देना चाहते हैं, मुझे ये मंसूबा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पीटे जा रहे थे गली चट्टी चौराहों पर मुद्दों के आधार पर। नौजवानों को क्यों पीटा गया रोजगार के सवाल पर, किसानों को क्यों पीटा गया, जेलों में डाला गया रोटी के सवाल पर, बहन बेटियों को क्यों नंगा किया गया पंचायत चुनाव पर। आप देखिए, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और योगी बाबा डर चुके हैं, और उनका यह डर यह बताता है कि रैली ना होना और आदमी का न जुटना इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाजा निकलने वाला है। और वाराणसी में विकास की भी बहुत सी बातें हुई हैं। अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे काम आप बताइए कि जो जिन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ेंगे वाराणसी उत्तरी से, अगर आप लड़ना चाहते हैं तो। देखिए, हमारे के यहाँ जो प्राइवेट विद्यालय का आक्रोश है, और हर घर में लोग लूटे जा रहे हैं शिक्षा के नाम पर। शिक्षा माफिया का एक गैंग चल रहा है। हमारे जो प्राथमिक विद्यालय थे, हमारे प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे थे, और डिजिटल चुनाव होने जा रहा है। एक भी प्राथमिक विद्यालय गरीब गुरबों के बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय हमारे उत्तरी विधानसभा में नहीं है। सर्वे कर लीजिए, जो प्राथमिक विद्यालय थे वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उसको कब्जा करके होटल बना लिए हैं। कभी सर्वे मैं करा दूंगा, अगर आप आइएगा और देखिएगा वो किस दल के हैं। हम लोग शिक्षा के सवाल पर लड़े। हमारा मंडलीय अस्पताल, हमारा दीनदयाल अस्पताल, कोरोना काल के दौरान आप देख रहे थे वहाँ तड़पते हुए बिलबिलाते हुए कितने लाशें निकले।
बताइए, ये सवाल किस नेता को बोलना चाहिए था? यहाँ का विधायक नदारत था, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और रविंद्र जायसवाल जो विधायक था वो गायब था। कोरोना काल में कोई नेता हमारे पास नहीं आया, लाशें जलाने के नाम पर नहीं था। तो सस्ती बिजली, सस्ती सब्जी, सस्ती ज़िंदगी, सस्ता पेट्रोल, सस्ता डीजल, सस्ता शिक्षा, ये सवाल महत्वपूर्ण है। और शिक्षा और रोज़गार के नाम पर मैं लड़ूंगा, एक ऐसा विधायक रहूंगा कि मैं दे तो नहीं पाऊंगा अकेला होकर के, लेकिन सदन में रहूंगा तो सदन को मजबूर करूंगा इन सवालों पर बहस करने के लिए। ऐसा नेता होना चाहिए। अगर इसमें एक बात की जाए, चूँकि ये गंगा जमुनी का तहजीब यहाँ पे है, वाराणसी में है, तो बात की जाए तो यहाँ की सांप्रदायिकता की अगर बात की जाए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात की जाए तो कितने मिलजुल के लोग रहते हैं। और इसके बाद बुनकरी की बात की जाए तो साड़ी का जो उद्योग जो रहा वो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा मोहब्बत का शहर बनारस है। हमारे बुजुर्गों ने इसका नाम बना हुआ रस यानी बनारस रखा था। और भारतीय जनता पार्टी जब से इस बनारस के अंदर पनपी तब से इस शहर के आबो हवा को बिगड़ना चाहती है, दंगा कराना चाहती है, शहर को जलाना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ छोटी राजनीति के लिए, सिर्फ सीट पाने के लिए खून बहाना चाहती है। आज तक एक भी मुसलमान, एक भी हिंदू को कोई भी गाली और गर्दन नहीं काटा इस बनारस में, और ना ही कोई एक हिंदू इस यहाँ के मुसलमान को मारा। हम लोग आपस में मिलजुल करके एक थाली एक रोटी में खाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जलता हुआ बनारस रहे। हम उस विरासत को बचाना चाहते हैं, साजी संस्कृति को बचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और उनकी जो अगुवाई वाली, योगी वाली की अगुवाई वाली जो सरकार है, वो पूरे उत्तरी विधान सहित पूरे बनारस को जलाना और दंगा में ढकेलना चाहती है। हम लोग इसको नहीं चाहते। तमाम हिंदू बनारसी साड़ी जो कार्य जो रहा यहाँ पे, इसके लिए क्या कहेंगे आप? बनारसी साड़ी विश्व पटल पर हमारी पहचान बनारसी साड़ी रखती थी। आप याद रखिए कि 2 साल पहले से लगातार 2 साल से पूरे बनारस के बुनकर अपने साड़ी उद्योग को लेकर के धरने पर, उनको कमर्शियल बिजली देने का काम कर रहे हैं, 11 रुपया यूनिट देने का काम कर रहे हैं। जो बुनकर आज भी अपनी 2 जून की रोटी नहीं कमा सकता, उसको कमर्शियल बिजली देने का मतलब यह है कि अडानी अंबानी के हाथों में बनारसी उद्योग देने का काम किया जा रहा है। वो साजिश चल रहा था। योगी बाबा ने भरपूर कोशिश किया, तमाम तंजीमों पर मुकदमे कराए गए और तमाम बुनकर नेताओं को जो है जेल ढकेलने का काम किया गया। बनारस को बर्बाद करने का ठेका नरेंद्र मोदी और योगी बाबा और रविंद्र जायसवाल के इशारे पर है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने बनारसी साड़ी और बनारसी परंपरा को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हराइए, और जो लड़ने वाले और संघर्ष करने वाले नेता हैं उनको जरूर वोट करिए। कोई दल मत देखिए, कोई जाति मजहब बिरादरी मत देखिए। वक्त बदलाव का है, बदलते भारत के तस्वीर का है। उत्तर प्रदेश इस बार अंगड़ाई ले रहा है। अत्याचारी भ्रष्टाचारियों को बाहर करिए, यानी भाजपा को हराइए। तो आप तो हमारे साथ बनारस वाली मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से पूरे जवाब दिए और 2022 के उत्तर उत्तरी से चुनाव में कमर कस लिए हैं। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।